हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 8 भारत की समस्याएं और उपाय पढ़ाने वाली हूँ। भारत की कौन कौन सी समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, उपाय क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। पढ़ते हैं। हमारे भौतिक साधन बदलते हैं, परंतु प्रजा के कुछ आंतरिक मामलों में अपेक्षित बदलाव नहीं होते। अपेक्षित मतलब जितना चाहिए। प्रामाणिकता, नैतिकता, कर्तव्य के प्रति नागरिक की जागरूकता, परिवहन की जागरूकता, पर्यावरण सुरक्षा, वैज्ञानिक अभिगम की तरफ व्यवहार वगैरह में भी अभी भी उदासीनता देखने को मिलती है। अभी भी समाज रहम, निरक्षरता, अज्ञानता और अंधविश्वास में से पूर्णतः बाहर नहीं आया है। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं और शैक्षिक संस्थाएं देश के विकास में अग्रिम योगदान दे रही है, जिसमें से सामाजिकता और व्यावसायिकता की प्रगति यानी विकास से वृद्धि होती जा रही है। यह अच्छी बात है कि समाज रचना में बदलाव होता जा रहा है। अभी भी कुछ समस्याएं चुनौतीपूर्ण हैं। गंदगी, बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, आतंकवाद चिंता के विषय हैं, जिनके संबंध में हम विचार करें और उनके उपाय खोजें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार करें। यहाँ बताया गया कि हमारे भौतिक यानी भोग विलास के जो साधन हैं, जरिया है, वो बदलते रहते हैं, लेकिन प्रजा के कुछ आंतरिक मामलों में जितनी चाहिए उतना परिवर्तन नहीं होता है। प्रामाणिकता मतलब प्रामाणिक होने के भाव, नैतिकता यानी नीति शास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान और उनके अनुरूप किया जाने वाला आचरण, और उनके कर्तव्यों के प्रति नागरिक की जागरूकता, परिवहन की जागरूकता, पर्यावरण की सुरक्षा, वैज्ञानिक पहुंच की तरफ व्यवहार आदि में भी अभी भी मायूसी देखने को मिलती है। अभी भी समाज रहम, निरक्षरता यानी अनपढ़ता, अज्ञानता यानी जिनमें ज्ञान न हो, और अंधविश्वास जो आंख बंद करके विश्वास करते हैं, इसमें से पूरी तरह से बाहर नहीं आया है हमारा समाज। स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, शिक्षा संस्थाएं और शैक्षिक संस्थाएं यानी जो खुद से बनाए गए संस्थाएं अपनी इच्छा से देश के विकास में अग्रिम यानी आगे योगदान दे रही हैं, अपना सहयोग दे रही हैं, जिससे सामाजिकता और व्यावसायिकता की विकास या वृद्धि होती जा रही है। यह अच्छी बात है कि समाज रचना में परिवर्तन होता जा रहा है। अभी भी कुछ समस्याएं चुनौतीपूर्ण हैं, जैसे है कि गंदगी, बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, आतंकवाद चिंता का विषय है, जिनके विषय में हम विचार करें और उनके उपाय खोजें, हल खोजें। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक परिवार जैसा हैं, सब एक परिवार हैं, ऐसी भावना को पूरा करें, साकार करें। आगे है भारतीय समस्याओं का ढांचागत स्वरूप निम्न अनुसार है। भारतीय समस्याओं का ढांचा स्वरूप में यहाँ दिया गया है। वो कौन कौन से समस्याएं हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। पहला है आंतरिक समस्याएं। आंतरिक समस्याएं जो देश के अंदर है, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता यानी शिक्षा की कमी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शहरीकरण यानी शहर की वृद्धि, सांप्रदायिकता यानी जात पात को लेकर, धर्म जाति को लेकर, भ्रष्टाचार, आतंकवाद। प्रादेशिक समस्याएं हैं जो प्रदेश में, भाषावाद यानी अलग अलग भाषा, और प्रांतवाद यानी अपने अपने प्रदेश की प्रगति के बारे में खाली सोचना। फिर तीसरा है सीमा समस्या। सीमा पे आए दिन जो युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, जैसे पाकिस्तान है, एकदम नेपाल है, ये समस्या है। फिर है प्राकृतिक समस्याएं, जो है बाढ़, अकाल, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी का फटना। आगे ऐसी समस्याओं में से कुछ के बारे में आज हम बात करें और उनके उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। चलिए, ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम कुछ बात करेंगे, कुछ के बारे में और उनके उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जनसंख्या वृद्धि, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपने पिछले प्रकरण यानी पाठ में जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रभावों का असर का अध्ययन किया है।
अधिकांश समस्याओं का मूल जनसंख्या वृद्धि है। आइए हम जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम के उपायों के बारे में विचार करें। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए साधन सुविधाएं बढ़ानी पड़ती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही देश में हुई प्रगति कम दिखाई देती है। यहाँ कह रहे हैं कि पिछले प्रकरण में जनसंख्या में बढ़ोतरी और उसका असर कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ज़्यादातर समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी है। आइए हम जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोकें उसके उपाय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, विचार करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए साधन सुविधाएं बढ़ानी पड़ती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही देश में हुई प्रगति यानी विकास कम दिखाई देती है। आगे है, भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 102 करोड़ जनसंख्या थी, जो आज 2011 में 121 करोड़ हो गई है। इस तरह 18.14 करोड़ की वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कुछ मानव सर्जित यानी मानव द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरणीय प्रदूषण, जनसंख्या की घनी आबादी, पानी, भोजन, चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए सरकार को नियंत्रणकारी कदम उठाने पड़े हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में 2001 में जब जनगणना हुआ तो उस जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी, जो आज 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई है। इस तरह 18.14 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव द्वारा उत्पन्न किए गए समस्याएं हैं, जैसे कि पर्यावरण का प्रदूषण, जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण घनी आबादी, पानी, भोजन, चिकित्सक सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार को नियंत्रणकारी यानी उस पर काबू पाने जैसे कदम उठाने चाहिए। आगे निरक्षरता, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। निरक्षरता देश के विकास में बड़ा अवरोधक यानी बाधक तत्व है। नए विचारों, खोजों या ज्ञान को समझने के लिए साक्षरता अनिवार्य यानी पढ़ना लिखना अनिवार्य है, आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति समझकर अपने विचारों, अभिप्रायों, ख्यालों या मान्यताओं को दूसरों के समक्ष यानी सामने प्रभावकारी रूप से, असरकारक रूप से प्रस्तुत करके समझा सकता है। आज़ादी मिली उस समय देश में निरक्षरता यानी न पढ़ने लिखने की मात्रा अधिक थी, परंतु सरकार की शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण साक्षरता दर बढ़ती जाती है। निरक्षरता के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि निरक्षरता देश के विकास में, प्रगति में सबसे बड़ा बाधा तत्व है। नए विचारों, खोजों या ज्ञान को समझने के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक है। पढ़े लिखे व्यक्ति समझकर अपने विचारों, अभिप्रायों, ख्यालों या मान्यताओं को दूसरों के सामने असरकारक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता, उसे समझाया जा सकता है। आज़ादी मिलने पर उस समय देश में अनपढ़ों की मात्रा अधिक थी, परंतु सरकार की शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण पढ़ने लिखने की संख्या में वृद्धि हुई। अधिक से अधिक लोग पढ़ लिख रहे हैं। आगे है, इतना जानिए। 19वीं सदी में भारत में सर्वप्रथम अपने राज्य में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया था। यहाँ करें कि 19वीं सदी में भारत में सबसे पहले अपने राज्य में शिक्षा की दर बढ़ाने के लिए बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क यानी कोई शुल्क पैसा इसका नहीं देना है, ये अनिवार्य कर दिया। निःशुल्क पढ़ाई होगी, शिक्षा दी जाएगी। निरक्षरता का उपाय के बारे में यहाँ बताया गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आज समाज में निरक्षरता का लाभ उठाने के अनेक किस्से देखने सुनने को मिलते हैं, इसलिए
निरक्षरता कलंक रूप है, जिसे दूर करने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जैसे कि 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य सार्वत्रिक शिक्षा, शिष्यवृत्ति, मध्याह्न भोजन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, कन्या शिक्षा से संबंधित विशेष योजनाएं, आश्रम शालाएं, विद्यादीप योजना, आदर्श निवासी विद्यालय, निरंतर शिक्षा तथा अभी तो 2009 से RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सभी को है लागू किया गया है। निरक्षरता के उपाय के बारे में यहाँ बताया गया है कि आज समाज में निरक्षरता का लाभ उठाने के अनेक कहानी सुनने को देखने को मिलते हैं, इसलिए निरक्षरता एक दाग के रूप में है, जिसे दूर करने के लिए अनेक योजनाएं कार्य कर रही हैं, जैसे कि 6 से 14 साल तक के पढ़ाई निःशुल्क है, अनिवार्य है, सार्वत्रिक शिक्षा सभी को शिक्षा, शिक्षावृत्ति या मध्याह्न यानी दोपहर का खाना, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, कन्या शिक्षा से संबंधित विशेष योजनाएं, आश्रम शालाएं, विद्यादीप योजना, आदर्श निवासी विद्यालय, लगातार शिक्षा तथा अभी तो 2009 से RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा प्राप्ति का अधिकार सभी को है और ये लागू किया गया है। आगे है महंगाई, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विविध चीज वस्तुओं तथा अन्य चीज़ों के बढ़ते भावों को सामान्य रूप से महंगाई कह सकते हैं। दैनिक यानी रोज की आवश्यकता की कुछ वस्तुओं में भाव वृद्धि यानी भाव में वृद्धि बढ़ोतरी का विपरीत यानी उल्टा प्रभाव जनजीवन पर देखने को मिलता है, अर्थात महंगाई आम जनता के लिए सिर दर्द समान बनती है। मध्यम वर्ग या सीमित आय वाले लोगों के लिए जीवन यापन कठिन बनता जाता है। महंगाई का प्रभाव आम जनता को झेलना पड़ता है, जीवन स्तर निम्न बनता जाता है। महंगाई का मुकाबला करना सभी के लिए कठिन हो जाता है। दैनिक आवश्यकता की वस्तु का भाव बढ़ने से वस्तु के बिना भी गुजारा करना पड़ता है। महंगाई के बारे में यहाँ बताया गया है कि जीवन की कुछ जरूरी अलग अलग तरह के चीज़ वस्तुओं तथा अन्य चीज़ों के बढ़ते दामों को सामान्य रूप से महंगाई कह सकते हैं। रोज़ की आवश्यकता की कुछ वस्तुओं में भाव की मूल्य की वृद्धि का उल्टा प्रभाव लोगों के जीवन पर दिखाई देता है, देखने को मिलता है, अर्थात महंगाई साधारण जनता के लिए सिर दर्द के समान है। मध्यम वर्ग या सीमित आय वाले लोगों के लिए जीवन चलाना कठिन बनता जा रहा है। महंगाई का असर आम जनता को झेलना पड़ता है, उनका जीवन निम्न बनता जा रहा है। महंगाई का मुकाबला करना सभी के लिए मुश्किल होता जाता है। रोज़ की आवश्यकता की वस्तु का भाव बढ़ने से वस्तु के बिना भी लोगों को गुजारा करना पड़ता है, अपना घर चलाना पड़ता है। इसका उपाय क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। काला बाजारी, संग्रहखोरी और जनसंख्या वृद्धि महंगाई के लिए उत्तरदायी तत्व है। उन्हें रोकने के लिए नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं? मितव्ययिता और समझदारी पूर्वक जीवन व्यवहार आयोजित करना ही इसका उपाय हो सकता है। इसके उपाय के बारे में बता रहे हैं कि जो लोग काला बाजारी करते हैं, 2 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेचते हैं, 10 रुपये में बेचते हैं, सामान को महंगा करने के लिए एकत्रित करके रख देते हैं। जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही, विकास हो रही, ये सभी महंगाई के जिम्मेदार हैं। उन्हें रोकने के लिए नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं? व्यर्थ की खर्च कम करें, समझदारी पूर्वक जीवन में अपने आयोजन करें और इसका यही उपाय हो सकता है। आगे है गरीबी, इसके बारे में पढ़ेंगे। गरीबी हमारे देश की एक गंभीर समस्या है। देश के अधिकांश लोग जीवन स्तर की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा से वंचित रहते हों, उस स्थिति को गरीबी कहा जाता है। गुजरात में वर्तमान समय में गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की मात्रा 14.7% है।
लोगों की क्रय शक्ति और आय के स्तर के आधार पर गरीबी का मापदंड बनाया जा सकता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के कारण शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं मिलने लगी हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग धंधों का विकास हुआ है और बेरोजगारी के अवसर मिलने से गरीबी की मात्रा घट रही है। टेक्नोलॉजी और यांत्रिक खेती से लोगों की आय में सुधार हुआ है। गरीबी के बारे में बताया गया है कि हमारे देश की एक गंभीर बहुत बड़ी समस्या है गरीबी। देश के ज़्यादातर लोग जीवन स्तर की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा से वंचित रहते हैं। उन्हें नहीं मिलता है जितना उन्हें ज़रूरत है। उस स्थिति को गरीबी कहा जाता है। गुजरात में अभी के समय में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की मात्रा 14.7% है। लोगों की क्रय शक्ति और आय के स्तर के आधार पर गरीबी का मापदंड बनाया जा सकता है। भारत की पंचवर्षीय योजना के कारण शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं मिलने लगी हैं। इसके अलावा उद्योग धंधों का विकास हुआ है और रोजगार के अवसर मिलने से गरीबी की मात्रा घट रही है। टेक्नोलॉजी और यांत्रिक खेती से लोगों की आय में सुधार हुआ है। आगे है इतना जानिए। बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी के रेखा के नीचे जीने वाले लोग जिन्हें पोषण युक्त आहार नहीं मिलता, गंदे आवास स्थान में रहना पड़ता हो, पर्याप्त डॉक्टरी चिकित्सा न मिलती हो, जो अनपढ़ हो, जहां बालकों से मजदूरी कराई जाती हो, ऐसे लोग गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग कहे जाते हैं। आगे है भ्रष्टाचार। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सामान्य रूप से भ्रष्टाचार अर्थात जो वस्तु हमारे हक या अधिकार की हो फिर भी उसे पाने या उपयोग के लिए हमें कुछ चुकाना पड़े, उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। संक्षेप में व्यक्ति के साथ अवैधानिक अनीतिपूर्ण व्यवहार, ठगाई, भेंट सौगात लेना, घूस रिश्वत लेना आदि स्वरूप में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। यह समग्र जनजीवन पर व्यापक रूप से फैला गया है। कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने पद, सत्ता की अनैतिक और बेजवाबदारी पूर्वक उपयोग करके भ्रष्ट आचरण का आश्रय लेते हैं, जो समाज के लिए बड़े से बड़ा कलंक है। भ्रष्टाचार के बारे में यहाँ बताया गया है कि सामान्य रूप से भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि जो वस्तु हमारे हक या अधिकार की हो फिर भी उसे पाने के लिए, उपयोग करने के लिए हमें कुछ मूल्य चुकाना पड़े, उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। संक्षेप में व्यक्ति के साथ अवैधानिक यानी जो सही नहीं है, अनीतिपूर्ण व्यवहार, ठगाई जैसे ठगना, भेंट सौगात लेना, कुछ काम करने के बदले घूस रिश्वत लेना आदि स्वरूप में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। यह पूरे लोगों के जीवन पर विस्तार रूप से फैला गया है। कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, पूरा करने के लिए अपने पद का, पदवी का, अपने सत्ता का, अधिकार का आदि का अनैतिक और बेजवाबदारी पूर्वक उपयोग करके भ्रष्ट आचरण यानी व्यवहार का शरण लेते हैं, जो समाज के लिए सबसे बड़ा दाग है। आगे भ्रष्टाचार का सहारा। भ्रष्टाचार और रिश्वत से निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे मानव अधिकारों का भंग होता है, राष्ट्र का विकास अवरुद्ध होता है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है, महंगाई को पोषण मिलता है, कानून के प्रति विश्वास घटता है और सगावाद फैलता है, मानवीय विश्वास और श्रद्धा घटती है। यहाँ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और रिश्वत से अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे मानव का जो अधिकार है उसको समाप्त किया जाता है, राष्ट्र का, देश का विकास उससे रुकता है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है, नुकसान होता है, महंगाई को और बढ़ोतरी मिलती है, बढ़ावा मिलता है, कानून के प्रति लोगों का विश्वास यकीन घटता है और सगावाद यानी जो लोग अपने एक दूसरे सगे को बढ़ोतरी देते हैं, उनका सहारा बनते हैं, वो पलता है, मानवीय विश्वास और श्रद्धा घटती है। आगे उपाय।
भ्रष्टाचार की बुराई को दूर करने के लिए 1988 से भारत सरकार ने कानून की व्यवस्था की है। 1964 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रचना की गई है, जो भ्रष्टाचार की जांच करती है, नागरिकों को इस समस्या के हल के लिए मार्गदर्शन देती है। यहाँ वो भ्रष्टाचार के उपाय के बारे में बताया गया है कि भ्रष्टाचार की बुराई को दूर करने के लिए 1988 से भारत सरकार ने कानून की व्यवस्था की गई है। 1964 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रचना की गई है, जो भ्रष्टाचार की जांच करती है, नागरिकों को इस समस्या के हल के लिए मार्गदर्शन देती है, रास्ता दिखाती है। एक संदेश: घूस लेना या घूस देना ये दोनों आपराधिक मामले हैं। एक संदेश दिया गया है कि घूस लेना, रिश्वत लेना या रिश्वत देना दोनों ही अपराध में आता है। आगे है बेकारी, बेरोजगारी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के वैज्ञानिक युग में अद्यतन टेक्नोलॉजी से बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, जैसे कि कंप्यूटराइज्ड कार्य प्रणाली से अच्छे गुणवत्ता वाले कार्य तीव्र हुए हैं और मनुष्य का काम यंत्रों द्वारा किया जाने से बेरोजगारी बढ़ी है। गांव में कृषि में यंत्रीकरण होने से कृषि मजदूरों के लिए रोजी रोटी की समस्या विकट बनी है। वे काम की खोज में शहर की तरफ मुड़े हैं, जिससे गांव टूटते जाते हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ है, परंतु नौकरी या रोजगारी के अवसर पर्याप्त मात्रा में निर्मित न होने से भी बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। शहरों में आबादी का घनत्व बढ़ता जा रहा है, जिससे पानी, आवास, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी प्रश्न खड़े हुए हैं। गंदे आवास और झुग्गियों के बढ़ने से असामाजिक प्रवृत्तियां, बाल मजदूरी, नशीली चीज़ों का सेवन, मानसिक तनाव आदि समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को रोजगार न मिलने से वे बेरोजगारों की गणना में आते हैं। बेकारी के बारे में यहाँ बताया गया है कि आज के समय में वैज्ञानिक युग में अद्यतन टेक्नोलॉजी से बेकारी में बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि कंप्यूटर से काम होने के कारण अच्छे गुणवत्ता वाले कार्य तेज गति से हुए हैं और मनुष्य का काम मशीनों द्वारा किए जाने से बेरोजगारी बढ़ी है। गांव में खेती में यंत्रों के द्वारा खेती होने से खेतों में काम करने वाले मजदूरों की रोजी रोटी की समस्या बढ़ गई है। वे काम की खोज में शहर की तरफ मुड़े हैं, जिससे गांव बिखरते जा रहे हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ है, लेकिन नौकरी या रोजगार के अवसर जितनी ज़रूरत हो उतनी मात्रा में न होने से बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। शहरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से जिससे पानी, रहने का स्थान, यातायात, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी समस्याएं खड़ी हुई हैं। गंदे निवास और झोपड़ियों के बढ़ने से असामाजिक कार्य, बाल मजदूरी, नशीली चीज़ों का सेवन, मानसिक तनाव आदि समस्याएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। 18 साल से ऊपर के लोगों को रोजगार यानी काम न मिलने से वे बेरोजगार की गिनती में आते हैं। इसका उपाय क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस समस्या के निवारण के लिए समाज की कुछ सेवाभावी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं अमल में लाई गई हैं, जैसे कि विशेष आवास योजना, निःशुल्क शिक्षा, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता, डॉक्टरी, मोबाइल वाहन सेवा, गृह उद्योग तथा हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए लोन सुविधा तथा पोषण युक्त आहार योजना जैसे प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर झुग्गियों की काया पलट करने का प्रयास किया गया है। यहाँ उपाय बताया गया है कि इस समस्या के हल के लिए समाज की कुछ सेवाभावी यानी सेवा करने की भाव से ऐसी संस्थाएं तथा सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे कि खास आवास योजना, निःशुल्क शिक्षा, शुद्ध साफ पीने का पानी, स्वच्छता, डॉक्टर की सेवा के लिए मोबाइल से सेवा, गृह उद्योग तथा हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए लोन तथा पोषण युक्त आहार योजना जैसे प्राथमिक
आवश्यकता को ध्यान में रखकर झोपड़ियों की काया पलट इसे बदलने का प्रयास किया गया है। आगे है इतना जानिए। गांव में किसानों को खेती और पशुपालन के विकास के लिए कम दर पर ऋण तथा सहायता देती है, जिससे हरियाली क्रांति और श्वेत क्रांति देखने को मिलती है। इससे कृषि और पशुपालन द्वारा उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहाँ करें गांव में किसानों को खेती और पशुपालन के विकास के लिए कम दर पर ऋण यानी कर्ज तथा सहायता देती है, जिससे हरियाली क्रांति और श्वेत क्रांति देखने को मिलती है। इससे कृषि यानी खेती और पशुपालन द्वारा उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। आगे है आतंकवाद। इसके बारे में पढ़ते हैं। आतंकवाद वैश्विक समस्या है। आतंकवादी प्रवृत्ति राष्ट्र की प्रगति को अवरोधक है। यह शांति, अमन, भाईचारा तथा देश की आज़ादी को छिन्न भिन्न करने वाली हल्की मनोवृत्ति वाली प्रक्रिया है। आतंकवाद मुख्यतः हिंसा और घृणा फैलाकर लोगों में भय पैदा करता है। आतंकवादी का उद्देश्य कदापि पवित्र या उत्तम नहीं होता। मुट्ठी भर मनुष्यों द्वारा संगठित और आयोजित रूप से किया जाने वाला यह जंगली कृत्य है, जिसमें जबरदस्ती, धाक, धमकी, हिंसा या त्रास देने की व्यवस्था प्रयोग होता रहता है। ऐसे कृत्य किसी भी सरकार के लिए चुनौती स्वरूप बनते हैं। आतंकवाद बल प्रयोग का सर्वसुलभ साधन है, इसलिए किसी भी स्थान पर लोगों को निशाना बनाया जाता है, जैसे कि भूतकाल में संसद पर हुए हमले, होटल ताज पर हुई घटना, मुंबई बम विस्फोट, अक्षरधाम पर हमला आदि। आतंकवाद में किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद बाधक नहीं बनता या उसकी कोई भाषा या धर्म नहीं होती है, सिर्फ वैर भाव को लक्ष्य में रखा जाता है। आतंकवाद के बारे में यहाँ बताया गया है कि आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या है। आतंकवादी सोच वाले राष्ट्र यानी देश की प्रगति में बाधक बनते हैं। यह शांति, अमन, भाईचारा तथा देश की आज़ादी को तोड़ने वाले हल्की छोटी सोच वाली प्रक्रिया है। आतंकवाद मुख्यतः हिंसा और घृणा फैलाकर, नफरत फैलाकर लोगों में डर पैदा करता है। आतंकवादी का लक्ष्य कदापि बिल्कुल पवित्र या उत्तम नहीं होता है। थोड़े से मनुष्यों द्वारा एकत्रित और आयोजित रूप से किया जाने वाला यह जंगली कार्य है, जिसमें जबरदस्ती, धाक धमकी, हिंसा या दुख देने की व्यवस्थित प्रयोग होता रहता है। ऐसे काम किसी भी सरकार के लिए चुनौती के रूप में बनते हैं। आतंकवाद शक्ति दिखाने का सबसे बढ़िया साधन है, इसलिए किसी भी स्थान पर लोगों को निशाना बनाया जाता है, जैसे कि बीते हुए समय में संसद पर हुए हमले, होटल ताज पर हुई घटना, मुंबई बम विस्फोट, अक्षरधाम पर हमला आदि। आतंकवाद में किसी भी प्रकार का रिश्ता नाता बाधक नहीं बनता है, उसकी न कोई भाषा होती न धर्म होती, फिर सिर्फ दुश्मनी का भाव लेकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे उपाय। आतंकवाद को मिटाने के लिए उपाय क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आतंकवाद का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और दक्षता विकसित करके दृढ़ बनना पड़ेगा तथा गुप्तचर, जिसे जासूस कहते हैं, ऐसे तंत्र को अधिक कार्यक्षम बनाना पड़ेगा। सुरक्षा दलों को आवश्यक सहयोग देने की जागरूकता कुशल विकसित करनी पड़ेगी। आम जनता को यात्रा में या सार्वजनिक मेले वगैरह में सचेत रहना चाहिए और गलत प्रचार या अफवाह से दूर रहना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा तथा मेटल डिटेक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों से सुरक्षा दलों को सुसज्जित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी भारत में रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, भाषावाद, सीमा समस्या और प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात पुनर्वसन तथा व्यवस्थापन आदि मामले भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण समस्याएं हैं। उनका आप ब्यौरेवार अध्ययन करें, उनके उपाय भी अपने शिक्षक महोदय से आप जानें। उपाय यहाँ आतंकवाद के बारे में बताया गया है कि आतंकवाद का सामना करने के लिए हमें साहस और दक्षता विकसित करके मजबूत बनना पड़ेगा। गुप्तचर जासूसों को अधिक
कार्यक्षम बनाना पड़ेगा। उनको सुरक्षा दलों का आवश्यक सहयोग देने की जागरूकता कुशल विकसित करनी पड़ेगी। आम जनता को यात्रा करने में या सार्वजनिक मेले में सचेत रहना चाहिए और गलत प्रचार या अफवाह से दूर रहना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा तथा मेटल डिटेक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों से सुरक्षा दलों को सुसज्जित करना चाहिए। इसके अलावा भी भारत में रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता यानी जाति धर्म को लेकर, प्रांतवाद यानी अपने प्रांत के विकास खाली अपने प्रदेश के बारे में सोचना, भाषावाद यानी अपनी भाषा को लेकर, सीमा समस्या और प्राकृतिक आपदाओं के अलावा लोगों को फिर से बसाना, उनकी व्यवस्था करना आदि मामले में भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण समस्या है। ऐसे अनेक समस्याएं हैं हमारे समाज में जिसके कारण से देश का विकास नहीं हो रहा है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। इसके पहले जितना भी भेजा गया है लेसन, उसको आपको नोट में पूरा करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।